दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आ चुकी हूँ हमारी NCERT क्लास 10th साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर। तो इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, पहले आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। मैथ्स और साइंस की बात करूँ तो आपको पहले चैप्टर के नाम का अर्थ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसी के बाद आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और ये चैप्टर बहुत लेंथी है, इसलिए इसके 4-5 सेशन बनेंगे। तो चलिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका मतलब क्या है। रासायनिक का मतलब क्या होता है। रासायनिक का मतलब होता है जो फैक्ट्रियों में काम किया जाता है, जो फैक्ट्रियों में जो केमिकल्स द्वारा काम किया जाता है उसे रासायनिक कहते हैं। अभिक्रिया केमिकल द्वारा जो भी काम किया जाता है उसमें जो प्रक्रिया लगती है उसको अभिक्रिया कहते हैं। और समीकरण किसी भी तत्व या प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना, उसे समीकरण कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले हमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पता होना चाहिए, जो हम शुरू करते हैं। भौतिक परिवर्तन, भौतिक गुणों, आकार आदि में परिवर्तन। मतलब भौतिक परिवर्तन में सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे कि आकार आदि वगैरह। इसके गुण देखते हैं, भौतिक परिवर्तन के गुण क्या होते हैं अधिकतर, जिससे हम भौतिक परिवर्तन को पहचान सकते हैं। तो केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। पुनः प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त किया जाता है, पुनः पहले वाले पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। अस्थायी परिवर्तन है ये। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, मतलब आगे व पीछे। ठीक है। उदाहरण, जल का बर्फ में बदलना। अर्थात अब हम इस के ऊपर ये सारे गुण देखते हैं। जल का बर्फ में बदलना, केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन हुआ, मतलब आकार में परिवर्तन हुआ है। केवल जल जो था वो बर्फ में बदला है। अब उसको हम वापस जल में बदल सकते हैं ना। पुनः प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त किया, जैसे अब जल को हमने बर्फ में बदला तो उस बर्फ को पिघला के हम वापस जल में ला सकते हैं। नया पदार्थ नहीं बनता। अब जल से बर्फ तो बना, पर सिर्फ क्या वो बर्फ ही रहेगा, वो जल भी तो बनेगा वापस। तो इसमें नया पदार्थ नहीं बनता। अस्थायी परिवर्तन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है। अब हम रासायनिक परिवर्तन पढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक गुणों, रंग, ताप, अवस्था आदि में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में रंग, ताप, अवस्था इनमें परिवर्तन होगा। ठीक है। इसके गुण देखते हैं। और भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके गुण देखते हैं। नया पदार्थ बनता है, जैसे भौतिक गुण में नया पदार्थ नहीं बनता है, पर रासायनिक गुणों में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। स्थायी अभिक्रिया है ये। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, पहले वाले पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जाता। उसमें हम पहले वाले पदार्थ को प्राप्त कर सकते थे। जल जो बर्फ़ है उसको हम वापस जल में बदल सकते थे, पर इसमें नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना। अब लोहे पर जंग लगी है तो हम उस जंग को हटाकर वापस पहले जैसा लोहा ला सकते हैं। हम उस जंग को एक बार को हटा सकते हैं, पर वो लोहा वापस पहले जैसा नहीं होगा। उसकी जो ताकत थी, उसकी जो क्षमता थी, वो कम हो चुकी है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं। तो पहला होता है अवस्था में परिवर्तन। मैग्नीशियम फीते को जलाने पर, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन का अर्थ मतलब है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी चीज़ है, कोई अवस्था में परिवर्तन हो गया। जैसे मैग्नीशियम फीता जो है उसको जब हम जलाते हैं ना, ऑक्सीजन के साथ में जलाते हैं, जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तब वह एक पाउडर बन जाता है, एक चूर्ण बन जाता है, मैग्नीशियम चूर्ण बन जाता है। तो इसका मतलब मैग्नीशियम रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन होता है। रंग में परिवर्तन, कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। यहाँ पे आप नीला लिखना है, ये भूरा लिखा है, गलती से आप नीला लिख देना। लोहे की कीलों से भूरा हो जाता है, अर्थात जब कॉपर सल्फेट होता है ना, उसका रंग जो होता है वो नीला होता है, पर जब हम उसमें लोहे की कीलें डाल देना तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। CuSO4 जो है ना, वो अपना कॉपर सल्फेट है। उसमें अपन ने प्लस Fe मतलब लोहे की कीलें, लोहा है, आयरन है। हमने उसमें जब Fe डाला तो ये FeCu को हटाकर खुद आ जाएगा, और खुद आ जाएगा तो इसका रंग जो नीला था ना वो भूरा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu। रुकिए, नीला FeSO4 प्लस Cu। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो सेकंड थर्ड वाला है, ये तीसरा
तरीका है ताप में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए ताप में भी परिवर्तन होता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक डालने पर पात्र गर्म हो जाता है। जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जब उसमें हम दानेदार जिंक डालते हैं तो जो बर्तन होता है, जिस बर्तन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल रखा होता है, वो गर्म हो जाता है। गैस का निकाय, ये चौथा तरीका है गैस का निकाय। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक डालने पर पात्र में से हाइड्रोजन गैस निकलती है। मतलब जब हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक डाला तब तो पात्र गर्म हो गया, तो वो क्या कहते हैं, ताप में परिवर्तन हो गया। अब इसमें गैस का निकाय भी हो रहा है। जब हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक डाला था तो हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है? हाइड्रोजन गैस। जैसे H2SO4 प्लस Zn। Zn क्या है? जिंक है। H2SO4 क्या है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो हमने जब इसमें Zn डाला तो हमें क्या मिला? ZnSO4 प्लस H2। मतलब Zn तो मिल गया इसमें, ये दानेदार जिंक तो मिल गया, पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। ये जो हाइड्रोजन गैस थी अपनी, ये बाहर निकल गई। तो ये है हमारा समीकरण। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली याद रखना ही रखना है। आगे रासायनिक समीकरण व घटक। रासायनिक समीकरण क्या होता है, पहले हम इसको जानेंगे, क्योंकि रासायनिक समीकरण जानना बहुत ज़रूरी है। रासायनिक समीकरण होता है प्रतीकों व तत्वों के रूप में। मतलब रासायनिक समीकरण वो होता है जिसको अपन प्रतीकों या तत्वों के रूप में लिख सकते हैं, जिसके लिए अपन कुछ ना कुछ अक्षर रखते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि 2Mg। Mg क्या है? मैग्नीशियम है। ये जो है ना, ये इसका मतलब होता है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम को अपन ने Mg लिखा, ये प्रतीक हो गया। ऑक्सीजन को अपन ने O2 लिखा, ये भी प्रतीक हो गया। और हमें क्या मिला? MgO2, 2MgO, ये मिला। तो ये प्रतीक है, ये तत्व है, इसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसके घटक कौन कौन से हैं? इसके घटक हैं अभिकारक या क्रियाकारक। अभिकारक को हम क्रियाकारक भी कहते हैं। उत्पाद को क्रियाफल भी कह सकते हैं। अभिक्रिया की दिशा भी होती है। अर्थात देखिए, जो हमारा अभिकारक होता है ना, वो ये दोनों हमारे अभिकारक है, क्योंकि ये जब मिलेंगे तब हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब एक चीज़ बनेगी। अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करेंगे। आपको एक नॉर्मल सा उदाहरण देती हूँ। जैसे कि आपने आटा लिया, पानी लिया और नमक लिया, उसको आपने मिलाया, उन सबको मिलाया और एक रोटी बेली और उसको सेका, तो आपको क्या मिला? रोटी मिली। आटा, नमक, पानी, गैस, इन सबको आपने जब मिलाया तब आपको एक रोटी मिली। तो जो आटा, गैस, नमक, पानी, ये जो भी था ना, ये था हमारा अभिकारक, ठीक है। और जो रोटी मिली है हमें, वो है हमारा उत्पाद। तो उत्पाद और अभिकारक समझ के इसको आप क्रियाकारक और क्रियाफल भी कह सकते हैं। मतलब क्रियाकारक सारे क्रिया मिलकर एक क्रियाफल बना रहे, उसके हम उत्पाद कहते हैं, ठीक है। अभिक्रिया की दिशा, अब आप रोटी कैसे बना रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो अभिक्रिया की दिशा कहलाती है। उत्प्रेरक, ये जो है ना, इसके बीच में एक उत्प्रेरक और काम करता है। अब देखो, आपने आटा लिया, नमक लिया, पानी लिया, उसको गूंद दिया, पर उसके लिए रोटी बनाने के लिए आपको एलपीजी गैस चाहिए, और एलपीजी गैस हमारे हो गए उत्पाद। क्योंकि एलपीजी गैस अगर कम होगी तो रोटी धीरे बनेगी, एलपीजी गैस अगर ज़्यादा जलेगी तो रोटी तेज़ बनेगी। तो मतलब ये जो हमारा उत्प्रेरक होता है ना, ये वेग की दर को प्रभावित करता है। आपने रोटी बनाई, आपने आटा मार लिया, आप रोटी बना रहे। अब रोटी बनाने के लिए आपने एलपीजी गैस यूज़ की, तो उस एलपीजी गैस को जितना प्रभाव करेगा उतनी ही जल्दी आपकी रोटी बनेगी, है ना। तो वो एलपीजी गैस उत्प्रेरक का काम करता है, वह पदार्थ जो वेग की दर को प्रभावित कर देता है। अर्थात मैंने आपको समझाया ना कि आपने एक रोटी बनाने के लिए एलपीजी गैस का उपयोग किया। अब आप ऐसे रोटी सेको, कितना टाइम लगेगा, पर अगर आपने उस एलपीजी गैस को बढ़ा दिया, मतलब गैस की स्पीड तेज़ कर दी, तो वो रोटी जल्दी बन जाएगी। मतलब जो उसकी दर थी, जो उसका समय था, वो प्रभावित हुआ ना। अगर आप उसको और कम कर दोगे तो वो और धीरे बनेगी। तो उत्प्रेरक ये होता है। अब रासायनिक समीकरण जो है ना, वो हमारे दो प्रकार के होते हैं,
संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण है अभिक्रिया के परमाणु व उत्पाद के परमाणु बराबर होते हैं। अभिक्रिया के परमाणु और उत्पाद के परमाणु जब बराबर होंगे तो संतुलित समीकरण होगा, और अभिकारक के परमाणु व उत्पाद के परमाणु बराबर नहीं होंगे तो असंतुलित समीकरण होगा। अभिकारक का भार व उत्पाद का भार बराबर होगा तो संतुलित समीकरण होगा, और अभिकारक का भार व उत्पाद का भार बराबर नहीं होगा तो असंतुलित समीकरण होगा। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। एक बार जितना भी पढ़ा है मैं आपको फटाफट रिकॉल कर देती हूँ, फिर हम इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखिए, आज हमने भौतिक परिवर्तन पढ़ा, रासायनिक परिवर्तन पढ़ा, उनके गुण पढ़े, क्या कहते हैं रासायनिक परिवर्तन को कैसे पहचानेंगे ये पढ़ा, रासायनिक समीकरण क्या होता है और इसके घटक क्या होते हैं ये पढ़ा, उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा, और रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार पढ़े। अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय, धन्यवाद।